Hey guys, this is Mukta. We were doing president topic. In the previous video, we have already covered the eligibility, tenure, election process, and impeachment of president. And in today's video, we'll be going to cover power and functions of president. Guys, president possesses several powers, and his powers are divided into certain heads. Like he do have executive powers, he has legislative powers also. Other than legislative powers, he have some emergency powers also, ordinance making powers also. He has military powers also, diplomatic powers, pardoning powers. तो ऐसी बहुत सारी powers होती है प्रेसिडेंट की, और आज हम सारी powers को एक एक heads को हम discuss करेंगे. So shall we start? So guys, executive powers की पहले बात करते हैं. So before we'll start talking about executive powers, आपको पहले पता होना चाहिए कि executive का मतलब क्या होता है. So guys, executive क्या होता है? Executive is a branch of government that is responsible for the day-to-day management of the states. मतलब state की जो day-to-day functioning है, जो day-to-day management है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जीक्यूटिव. तो उसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, और उसी ब्रांच को बोला जाता है, गवर्नमेंट की उसी ब्रांच को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव, राइट. तो अब देखो, जो एग्जीक्यूटिव हैं दे आर लेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. अब अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें, क्योंकि इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है. तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इन एग्जीक्यूटिव्स को लीड करता है. और ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इन्हें कौन असिस्ट करते हैं? बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स असिस्ट हैं. उसके अलावा जो बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, सिविल सर्वेंट्स हो गए, तो ये सभी पार्लियामेंट को असिस्ट करते हैं. सो दे ऑल आर एग्जीक्यूटिव्स. तो एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आ गया? आप एग्जीक्यूटिव्स में वो सभी फंक्शनरीज आ जाएंगी, वो सभी पॉलिटिकल पावर होल्डर्स आ जाएंगे, सिविल सर्वेंट्स आ जाएंगे, जो कि एक्चुअली में एग्जीक्यूशन करते हैं लॉज या पॉलिसीज का. पॉलिसीज और लॉ को जो एग्जीक्यूट करते हैं और जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं, किसी स्टेट को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं. सो दे आर द एग्जीक्यूटिव्स. तो वो होते हैं एग्जीक्यूटिव. अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक वो कहते हैं बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव और जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जो जुडिशरी है, उनकी पावर्स जो है वो सेपरेटेड है, राइट. तो इसका मतलब ये है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव्स हैं दे आर नॉट सपोज टू मेक लॉ. एग्जीक्यूटिव्स लॉ नहीं बनाएंगे, क्योंकि लॉ मेकिंग की पावर किसकी है? लॉ मेकिंग जो है वो मतलब वो पावर किसकी है? वो लेजिस्लेचर की पावर है. सो दैट इज अ रोल ऑफ लेजिस्लेचर. यहाँ पे लेजिस्लेचर का रोल होता है लॉ बनाने का, और ना ही एग्जीक्यूटिव्स के पास में मतलब कि ये पावर होती है कि वो लॉ कि वो किसी लॉ को इंटरप्रेट करें, क्योंकि वो पावर किसकी है? वो है जुडिशरी की पावर. तो समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको कि एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो लॉ को केवल एग्जीक्यूट करते हैं, केवल इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, जबकि जो लॉ होता है वो बनाया किसके द्वारा जाता है? लेजिस्लेचर के द्वारा, क्योंकि वो लेजिस्लेचर की पावर है. और उस लॉ को की इंटरप्रिटेशन कौन करता है? उस लॉ को इंटरप्रेट कौन करता है? वो करती है जुडिशरी, क्योंकि वहां पे जुडिशरी का काम होता है. सो आई होप आपको एग्जीक्यूटिव का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर्स पढ़ने का मतलब नहीं है अंटिल वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट एग्जीक्यूटिव और व्हाट एग्जीक्यूटिव पावर्स इज ऑल अबाउट. तो अब पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स. तो प्रेसिडेंट की गाइस बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना. प्रेसिडेंट क्या करते हैं? प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर गलत बोल दिया, प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं. और प्राइम मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो सभी प्रेसिडेंट के प्लेजर के अंदर ऑफिस होल्ड करते हैं. दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. अब ये जो वर्ड है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या होता है? गाइस देखो,
प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो आपकी जो कि कोई जैसे ऑफिशियल है उसकी टर्म या फिर उसके जो ऑफिस की टर्म है या फिर जो टेन्योर है किसी ऑफिशियल का उसको कंट्रोल कर सके। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट अगर चाहे कि आप ये पोजीशन को छोड़ दीजिए तो वो आपको चाहे तो वो टर्मिनेट कर सकता है। दैट्स ऑन द विल ऑफ अ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो आपको कहीं भी टर्मिनेट कर सकता है विदाउट गिविंग एनी कॉज, राइट। तो ये होती है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के प्लेजर में ही जो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स जो होते हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं। और उसके अलावा मतलब जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना होता है और जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो हालांकि प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किए जाते हैं, बट दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल जैसे हो गए और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गए, ये अपने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। यूपीएससी अपना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं और स्टेट के जो गवर्नर्स हैं वो सभी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करता है? पीएम को करता है, अदर मिनिस्टर्स को करता है, उसके अलावा अटॉर्नी जनरल को करता है और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को, एंड उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर मतलब सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं, उसके अलावा जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। एंड अदर देन दैट यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उन्हें और यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्हें अपॉइंट करता है और उसके अलावा जो स्टेट के गवर्नर्स हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे he can appoint a commission to investigate conditions of SC, ST and OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। अदर देन दैट जो प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसके अंदर ये भी आता है दैट ही रिसीव्स क्रेडेंशियल्स ऑफ एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर। अब यहाँ पे देखो दो चीजें समझना कि एम्बेसडर क्या होता है और हाई कमिश्नर क्या होता है, दोनों डिफरेंट है। एम्बेसडर देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो एम्बेसडर देखने से पहले ये देखते हैं एम्बेसीज क्या होती हैं। एम्बेसीज जो होती हैं दे आर द डिप्लोमेटिक मिशंस। ये डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं विच इज सेंट टू द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। ठीक है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, अब आपको शायद पता होगा कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होती है। वैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज एक पॉलिटिकल एसोसिएशन काइंड ऑफ है 54 कंट्रीज की, और उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज, नियरली ऑल, मतलब सारी नहीं कहूंगी, बारिंग फ्यू कंट्रीज, नियरली ऑल कंट्रीज आर द फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मतलब ब्रिटिश के जो ब्रिटिशर्स हैं उनके कंट्रोल में कभी ना कभी रही हुई है। नियरली ऑल कंट्रीज आर लाइक दिस। तो ऐसे 54 कंट्रीज की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोला जाता है कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो एम्बेसीज की बात कर रहे थे हम लोग। तो एम्बेसीज जो हैं ये डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं जो कि नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भेजे जाते हैं। नॉन कॉमनवेल्थ, ठीक है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो इन 54 कंट्रीज का हिस्सा नहीं है, दूसरी कंट्रीज, तो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज में डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे जाते हैं और इस मिशन का जो हेड होता है वो कहलाता है एम्बेसडर। ठीक है, और हाई कमिश्नर जो होते हैं ये हाई कमिश्नर जो होते हैं ये एक्चुअली में हेड होते हैं हाई कमीशन के, और हाई कमीशन एक डिप्लोमेटिक मिशन होता है जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भेजा जाता है। ठीक है, तो और जो उसका हेड होता है उसे हाई कमिश्नर बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। एम्बेसडर जो होते हैं वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज का जो डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं उसके हेड होते हैं, और हाई कमिश्नर्स जो होते हैं दे आर द हेड ऑफ डिप्लोमेटिक मिशंस ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज। जो वो 54 कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, अगर उनकी वहां पे कोई डिप्लोमेटिक मिशन जाता है तो उसका हेड जो होगा वो हाई कमिश्नर होगा। ठीक है, तो एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में आपको डिफरेंस अब क्लियर है।
अब ये बात कह रहा है ही रिसीव्स क्रेडेंशियल्स ऑफ दैट। क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या होता है? क्रेडेंशियल बेसिकली एक मतलब एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक लेटर होता है जो कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को भेजती है कि भाई हम आपके यहाँ पे एम्बेसडर्स भेज रहे हैं तो आप उन्हें रिसीव करो, वो वाली बात है। सो दिस इज बेसिकली अ फॉर्मल डिप्लोमेटिक लेटर जो कि किसी डिप्लोमेट को एज अ एम्बेसडर किसी दूसरे नेशन के द्वारा अगर जब उसे मतलब अपॉइंट किया जाता है तो वो लेटर वो दिखाते हैं कि भाई ये हमारी कंट्री ने भेजा है, तो उसे बोला जाता है क्रेडेंशियल्स। ठीक है, सो ही रिसीव्स क्रेडेंशियल ऑफ एम्बेसडर, मतलब कि जो दूसरी कंट्री से जो मतलब एम्बेसडर्स आए हैं वो अपना क्रेडेंशियल यानी कि लेटर साथ में लेकर गए हैं तो उन्हें रिसीव करना, तो उन जो दूसरी कंट्रीज के एम्बेसडर्स हैं उन्हें रिसीव भी प्रेसिडेंट ही करता है, एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर को रिसीव भी प्रेसिडेंट ही करता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या आ जाता है? ही इज अ कमांडर चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स, यहाँ पे आईएएफ का मतलब इंडियन एयर फोर्स है। उसके अलावा नेवी और आर्मी भी है, बट अभी वो हम आगे भी चीजें देख लेंगे। अदर देन दैट ही कैन ग्रांट पार्डनिंग पावर, वो भी एक एग्जीक्यूटिव पावर है। वाई एग्जीक्यूटिव पावर? बिकॉज पार्डनिंग पावर्स का वही मतलब है सजा को माफ कर देना। तो किसी कन्विक्ट को मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्जॉल्व कर देना फ्रॉम ऑल द कन्विक्शन एंड ऑल। तो ये जो पार्डनिंग पावर्स होती है ये भी एक्चुअली में एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं उनके कहने पर ही ग्रांट की जाती है। ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, सॉरी, ये जो पार्डन की पावर है, जो सजा माफ कर देने की पावर है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। अब आगे देखते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है ही कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना रहे और इंटर स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से रहे, तो उसके लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है। वो जब भी इन्हें लगता है उसके अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल। उसके अलावा ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया, किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और उसके लिए कोई कमीशन भी मतलब कि वहाँ की सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई कमीशन का भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अदर देन दैट अब यहाँ पे दो ऐसी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जिसमें मैंने कुछ पोर्शन हाईलाइट किया है क्योंकि ये चीज एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। गाइस एक चीज का ध्यान रखना कि पॉलिटी की जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टिपिकल है, तो आपको थोड़ा इस तरीके से ही याद करनी होगी। इट इज रिटन इन सच अ वे, सो वी हैव टू इम्बाइब इन सच अ वे ओनली। ठीक है, सो देयर इज नो अदर ऑप्शन। He can make rules for more convenient transaction of business of the union government. यूनियन गवर्नमेंट के काम को स्मूथली रूप से मतलब बिल्कुल स्मूथली तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से ट्रांजैक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट चाहे तो कोई रूल बना सकता है और फिर उसके बाद में वो जो काम है, वो जो बिजनेस है, उसका एलोकेशन भी कर सकता है अमंग देम। अदर देन दैट एक और पावर है, वो ये है कि लाइक he can seek any information relating to the administration of affairs of union and proposals for the legislation of the prime minister। अब ये क्या बात है, इसमें देखो क्या चीज बताई हुई है कि यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट मांग सकता है और प्राइम मिनिस्टर से लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग कोई प्रपोजल भी मांग सकता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड भी कोई इंफॉर्मेशन मांग सकता है और प्राइम मिनिस्टर से लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग भी कोई प्रपोजल प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो मांग सकता है। नाउ कम टू लेजिस्लेटिव पावर्स। अब गाइस लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं? लेजिस्लेटिव पावर्स वही लॉ मेकिंग पावर, लॉ बनाने की, लॉ को ऑल्टर करने की और उसे रिपील करने की पावर जो कि लेजिस्लेचर या फिर जो पार्लियामेंट है उसके पास में होती हैं। अब यहाँ पे जो पहली पावर है लेजिस्लेटिव पावर्स, दैट इज ही कैन समन और एंड अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। समन का मतलब क्या होता है? समन का मतलब होता है कि किसी को आप ऑर्डर से बुला रहे हो, जैसे कि आपने कई बार नॉर्मल लैंग्वेज में मतलब सुना होगा या फिर मतलब कि जैसे होता है ना,
कोर्ट का समन आया है, मतलब कोर्ट का बुलावा आया है, सपोज कोई केस है उसके लिए कहते हैं ना कोर्ट का समन आया है, तो कोर्ट का बुलावा आया है, वो वाली चीज है। तो ऑर्डर से किसी को बुलाना, आदेश देकर के किसी को बुलाना, उसे बोला जाता है समन। सो ही कैन समन और एंड अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का जब सेशन, देखो पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। एक तो आपका बजट सेशन हो गया, उसके अलावा मानसून और विंटर सेशन होते हैं। अब जब भी ये सेशन स्टार्ट होते हैं तो प्रेसिडेंट जो है ही सेंट समन, तो वो समन भेजते हैं। और जब ये प्रेसिडेंट एंड होता है, सॉरी, जब ये सेशन एंड होता है तो उस टाइम पे जो प्रोरोगेशन, जो एंड ऑफ सेशन होता है उसे मतलब हाउस को प्रोरोग किया कर देना बोला जाता है, प्रोरोगेशन। तो प्रोरोगेशन भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। अदर देन दैट प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, लोकसभा भी प्रेसिडेंट चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है, बट दिस इज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उनके कहने पर लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर 5 ईयर का टर्म कंप्लीट हो गया है तो वैसे ही हो जाएगी, और अगर 5 ईयर से पहले होना है तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मतलब कहने पर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। उसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर्स में आ जाता है कि जो प्रेसिडेंट है ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। जैसे ही इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस होने के बाद में जो जनरल इलेक्शंस होते हैं उसके बाद में जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का, वो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पहला सेशन। और इसी प्रकार हर साल का, एवरी ईयर, हर साल का जो फर्स्ट सेशन होता है विच इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है। उसके अलावा एक और लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, दैट इज ही कैन समन जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग क्या होती है? जॉइंट सिटिंग बेसिकली कोई ऑर्डिनरी बिल है या फिर कोई फाइनेंशियल बिल है। अब यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल और मनी बिल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल और मनी बिल के अंदर जॉइंट सिटिंग्स का प्रोविजन नहीं है। केवल ऑर्डिनरी या कुछ जो फाइनेंशियल बिल्स हैं जो कि मनी बिल नहीं है, कुछ ऐसे फाइनेंशियल बिल्स, उनकी ही जॉइंट सिटिंग की बात हो रही है। तो क्या होता है कि कभी जैसे सपोज कोई ऑर्डिनरी बिल है, वो एक हाउस से पास हो गया और दूसरे हाउस में सपोज वो बिल गया और वहां पे जाकर के वो दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया उस बिल को। सपोज लोकसभा से कोई बिल ओरिजिनेट हुआ या फिर राज्यसभा से, लोकसभा से कोई ओरिजिनेट हुआ बिल और राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने उसे रिजेक्ट कर दिया। या फिर सपोज राज्यसभा ने कोई मतलब कि बिल है उसमें कुछ अमेंडमेंट का मतलब कि कुछ अपने व्यूज दिए कि आप ये बिल को इस तरीके से अमेंड करो, और अमेंडमेंट के साथ में बिल को पास किया और लोकसभा ने मतलब मना कर दिया उन अमेंडमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या डिसएग्री हो गया। या फिर सपोज कोई मतलब कि ऑर्डिनरी बिल है जो कि 6 महीने से ऐसे ही पड़ा है, वो मतलब कि 6 महीने निकल गए हैं बट अभी तक उस बिल के ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया, वो किसी हाउस ने रोक करके रखा, पास नहीं किया। तो अब ऐसे केसेस में क्या होता है, ये डेडलॉक की कंडीशन होती है। क्योंकि आपको पता होगा पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा जो ऑर्डिनरी बिल का काम है, ऑर्डिनरी बिल्स जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा जब पास होते हैं तभी वो मतलब कि बिल जो है वो पास माना जाता है और फिर उसके बाद में एक्ट बनता है। तो ऑर्डिनरी बिल के केसेस में अगर सपोज मतलब कि एक हाउस है उसने स्टक कर लिया है बिल, तो अब यहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन आ गई कि कोई मान नहीं रहा है इस बात को, तो अब आगे बिल पहुंच नहीं रहा और एक्ट नहीं बन पा रहा। तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, एक जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है कि दोनों को बुला करके और फिर उसके बाद में जॉइंट सिटिंग की जाती है जिसमें उस बिल का फाइनल जो निर्णय है वो लिया जाता है। सो दिस इज अबाउट द जॉइंट सिटिंग। आई होप जॉइंट सिटिंग इज क्लियर हियर। अब इसके बाद में लेजिस्लेटिव पावर्स में प्रेसिडेंट की ये भी आता है कि ही कैन अपॉइंट अ मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग्स। देखो लोकसभा, आपको पता है लोकसभा को प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है, और स्पीकर अगर नहीं हो तो डेप्यूटी स्पीकर। और वैसे ही राज्यसभा को प्रिसाइड कौन करता है? चेयरमैन, और अगर चेयरमैन एब्सेंट हो तो डेप्यूटी चेयरमैन। बट अगर इन केस स्पीकर या फिर डेप्यूटी स्पीकर या फिर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, इनका ऑफिस अगर वेकेंट हो, इफ देयर ऑफिस फॉल वेकेंट, अगर इनका ऑफिस वेकेंट हो, तो उस केस में लोकसभा और राज्यसभा को कौन प्रिसाइड करेगा? वो कौन प्रिसाइड करेगा? वो ऐसा मेंबर प्रिसाइड करेगा जिसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, राइट? उस मेंबर को अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जो इन दोनों की अनुपस्थिति में, या कह दो जो इन दोनों की एब्सेंस में लोकसभा या राज्यसभा को प्रिसाइड करता है।
उसके अलावा एक और लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, दैट ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं और लोकसभा में 2 मेंबर्स को। 12 मेंबर्स कौन से होने चाहिए? अब ऐसे किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया जाता। ये जो 12 मेंबर्स हैं, ये इन 12 मेंबर्स के पास में कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए या फिर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कौन कौन से फील्ड में? या तो लिटरेचर के अंदर कोई नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, या फिर साइंस के अंदर, या फिर आर्ट में, या फिर कोई सोशल सर्विस के अंदर। तो कौन कौन सा हो गया? लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। इनके अंदर अगर किसी इंसान में ऐसी कोई बहुत ही स्पेशल पावर है या फिर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन फील्ड्स के अंदर, तो उसे प्रेसिडेंट अगर चाहे तो राज्यसभा के अंदर ऐसे 12 मेंबर्स को वो नॉमिनेट कर सकता है या करता है। और लोकसभा के अंदर 2 मेंबर्स, और ये 2 मेंबर्स कौन से हैं? ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के हैं। अगर अच्छी तरीके से जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, अगर उनको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनका लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिप्रेजेंट मतलब कि नॉमिनेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट लेजिस्लेटिव पावर्स में आ जाता है कि कुछ बिल्स ऐसे होते हैं गाइस जो कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशंस पर ही पार्लियामेंट के अंदर जो हाउस है उसके अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं। अब ऐसे कौन से बिल होते हैं जिसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है? तो ऐसे बिल्स जैसे कि सपोज कोई बिल है जिसके अंदर मतलब मेंशन है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई एक्सपेंडिचर करना है, कोई खर्चा कंसोलिडेटेड फंड के अंदर से कोई खर्चा करना है, उससे रिगार्डिंग कोई बिल है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिएगा बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। अब जैसे फंड्स हमारे पास में 3 है, आपको पता होगा। कंसोलिडेटेड फंड है, कंटिजेंसी जो कि बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है, पब्लिक अकाउंट फंड है। तो वैसे ही जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से अगर कोई खर्चा करना है, कोई एक्सपेंडिचर है, अगर उससे रिलेटेड कोई बिल है, तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस होगा। अदर देन दैट, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। देखो, किसी स्टेट की बाउंड्रीज को अगर ऑल्टर करना चाह रही है पार्लियामेंट, तो उससे रिलेटेड अगर कोई बिल है तो वो भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन पर ही इंट्रोड्यूस होगा। क्योंकि इस केस में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो पहले इस बिल के ऊपर व्यूज मांगता है उस कंसर्न स्टेट के, जिस स्टेट की बाउंड्रीज ऑल्टर होनी है। तो पहले प्रेसिडेंट जो है ये चीज भेजता है उस स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कि भाई इस तरीके से मतलब कि बिल इंट्रोड्यूस होना है और इस तरीके से हम लोग बाउंड्रीज जो है वो ऑल्टर करने का सोच रहे हैं। हालांकि अगर उस स्टेट के जो भी व्यूज हैं, प्रेसिडेंट उससे बाउंड नहीं है, प्रेसिडेंट चाहे तो उसे एक्सेप्ट करे, चाहे तो उसे रिजेक्ट कर दे स्टेट के व्यूज को, बट प्रेसिडेंट एक बार मतलब ऐसा कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले स्टेट के पास में उनका व्यू लेने के लिए उसे जरूर भेजता है। इस वजह से प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज में, या फिर कोई नए स्टेट को क्रिएट करने में भी प्रेसिडेंट की मतलब की जो प्रायर रिकमेंडेशन है उसकी जरूरत होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, देखो जब क्या होता है सपोज, और कई बार ऐसे केस भी होते हैं कि गवर्नर ने कोई बिल मतलब लेजिस्लेचर के अंदर कोई बिल जैसे पास होना था, बट गवर्नर ने उसे रिजर्व कर लिया कि भाई प्रेसिडेंट से कंसिडर किया जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिया कि भाई हमें प्रेसिडेंट से पूछना है, गवर्नर से, कि ये जो बिल है, I am withholding this bill, I am sending it for the consideration of president, मतलब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए उस बिल को भेजना है। अब प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल पे अपना असेंट दे या फिर विदहोल्ड कर ले असेंट, यानी कि प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो बिल को मंजूरी दे, उसे अनुमति दे, या फिर चाहे तो अपने जो बिल को पास करने का जो असेंट है, जो अपनी परमिशन है, उसको विदहोल्ड कर ले। और या फिर गवर्नर को ये भी डायरेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट कि भाई इस बिल को वापस रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये सारे केसेस हैं, ये सारी चीजें हैं जिसमें मतलब कि प्रेसिडेंट का ये इस तरीके से रूल होता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी होती है, ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करने की पावर भी होती है। खैर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हम आगे इसी वीडियो के अंदर आगे और अच्छे डिटेल में करेंगे, बट देख लेते हैं यहाँ पे
देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में क्या होता है कि जब भी जो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, इफ दे आर नॉट इन सेशन, मैंने सेशन तो आपको बता ही दिए कि 3 सेशन होते हैं। अब बीच में कई बार होता है कि ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, ठीक है, ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसके अंदर, अब ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि जिसके अंदर कोई लॉ बनाना, कोई एक्ट पास करना बहुत ही क्रूशियल हो गया, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, करना पड़ेगा। तो उस केस में प्रेसिडेंट जो हैं वो ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट करते हैं, वो ऑर्डिनेंस बनाता मतलब कि करते हैं, पास करते हैं। और ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है कि वो उसका इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि एक पार्लियामेंट के द्वारा पास हुए हुए लॉ का रहता है। बट जैसे ही पार्लियामेंट वापस रीअसेंबल होती है, सेशन पार्लियामेंट का स्टार्ट होता है, तो उसकी रीअसेंबली के 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही, 6 वीक्स के अंदर अंदर ही पार्लियामेंट को उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना होता है। अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है तो उस केस में क्या होता है, वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाती है। और अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है तो फिर वो लॉ बन जाता है और उसके ऊपर एक्ट वगैरह और ये सब चीजें हो जाती हैं। तो ये पावर आर्टिकल 123 के अंदर आती है। तो मैक्सिमम पीरियड जो है ऑर्डिनेंस के इफेक्ट का, दैट इज 6 मंथ टू 6 वीक। अब यहाँ पे 6 मंथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 2 सेशंस के अंदर, वैसे 3 सेशन है जो मतलब 1 ईयर के अंदर, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा प्रोविजन है कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम मतलब कि जो डिफरेंस है वो 6 मंथ का होना चाहिए, 6 मंथ से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर मतलब एक सेशन हुआ, उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही दूसरा सेशन हो जाना चाहिए। सो दिस इज अबाउट द लेजिस्लेटिव पावर्स। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। इफ इन केस यू फाइंड माई स्पीड इज लिटिल फास्ट, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं थोड़ा सा स्लो स्पीड में आपको बता दूंगी। तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई। देन सी द इमरजेंसी पावर्स। देखो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने की पावर, जो नेशनल इमरजेंसी है दैट फॉल्स अंडर आर्टिकल 352। प्रेसिडेंट रूल हो गया 356, 365। फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया आर्टिकल 360। तो ये जो इमरजेंसी है वो प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करते हैं। प्रेसिडेंट चाहे तो वो पूरे इंडिया में, या फिर चाहे तो कुछ पार्ट ऑफ इंडिया जो है, सम पार्ट ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर मतलब कि इमरजेंसी सिचुएशन को प्रोक्लेम कर सकते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन की घोषणा कर सकते हैं। अब ये जो इमरजेंसी पावर्स हैं ये हम यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इमरजेंसी के ऊपर हम सेपरेट मतलब चैप्टर के रूप में हम इमरजेंसी को पढ़ेंगे इन डिटेल, इन डेप्थ, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो अभी आप यहाँ के लिए देख लेना कि इमरजेंसी पावर्स जो हैं वो मतलब प्रेसिडेंट की ये इस तरीके से जो प्रेसिडेंट है वही प्रोक्लेम करते हैं। प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर्स हैं मैं आपको डिटेल्स में बहुत अच्छे से करवाऊंगी। नाउ कम टू डिप्लोमेटिक पावर। अब देखो डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होती हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, अग्रीमेंट्स हैं, ये सब प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही साइन होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे ही साइन होते हैं, बट दे आर सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट्स अप्रूवल। देखो तभी कहते हैं ना कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो रबर की मोहर है, क्योंकि हर चीज के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। ही हिमसेल्फ ही हार्डली टेक एनी डिसीजन हिमसेल्फ, क्योंकि पार्लियामेंट का अप्रूवल हर चीज पे चाहिए होता है। तो इंटरनेशनल ट्रीटी अग्रीमेंट जो भी साइन किए जाते हैं प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होते हैं साइन, बट दे आर सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट्स अप्रूवल। उसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, डिप्लोमेट्स को भेजना, डिप्लोमेट्स को रिसीव करना, भी हमने देखा था क्रेडेंशियल्स जो डिप्लोमेट्स के थे, रिसीव करना, डिप्लोमेट्स को दूसरी कंट्रीज के अंदर भेजना, या जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वहां सब पे जो मतलब इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। प्रेसिडेंट इज द वन हु रिप्रेजेंट इंडिया इन ऑल दीज फोरम्स। मिलिट्री पावर्स में आ जाती है कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो डिफेंस, वो मतलब सुप्रीम कमांडर हैं डिफेंस फोर्सेस के। उसके अलावा जितने भी ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हैं उसके जो चीफ्स हैं उन सबको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, पीस को कंक्लूड कर सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्स अप्रूवल। पार्लियामेंट का अप्रूवल, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट अगर प्रॉपर अप्रूव करती है कि भाई अब वॉर डिक्लेयर करना है या कंक्लूड करनी है पीस, बट की किसके द्वारा जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही। सो दैट फॉल्स अंडर द मिलिट्री पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसके बाद में हम बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की। देखो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, और उसके अलावा जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, ये सभी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, है ना।
और उसके अलावा जो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस की एडवाइस पे किए जाते हैं, बट अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं। प्रेसिडेंट जो है, देखो जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू रिमूवल होता है, वैसे ही जजेस का भी इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही रिमूवल होता है। तो प्रेसिडेंट जो है एक्चुअली में वो डिसमिस करते हैं जजेस को, बट थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी कि अगर जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं वो रेजोल्यूशन पास करते हैं, मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी के अंदर अगर वो रेजोल्यूशन पास करते हैं, तो उस केस में मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है या हाई कोर्ट के कोई जज है, सो दे आर इम्पीच्ड एंड प्रेसिडेंट डिसमिस दैट जजेस ओनली थ्रू दैट प्रोसेस। उसके बाद में ही वो चीज होती है। ही हैज अ राइट टू ग्रांट पार्डन, ये हम देख चुके हैं। पार्डन की पावर होती है, मतलब जो सजा होती है माफ करने की पावर होती है। ही ऑल्सो इंजॉयज द जुडिशियल इम्यूनिटी। जुडिशियल इम्यूनिटी हम देख चुके हैं कि उनके पास में इम्यूनिटी होती है। सिविल प्रोसीडिंग्स उनके ऊपर की जा सकती हैं आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो नहीं की जा सकती ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। अब आते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वीटो पावर, देखो 4 प्रकार की वीटो पावर होती है। एब्सोल्यूट वीटो पहले देखते हैं। एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है? एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है विद होल्डिंग ऑफ असेंट ऑफ अ बिल पास बाय लेजिस्लेचर। जैसे कि सपोज लेजिस्लेचर ने कोई, जैसे पार्लियामेंट में सपोज हाउस जो पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया, ठीक है, या फिर लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया, तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी परमिशन को विद होल्ड कर सकता है। और अब आप ये सोचोगे कि ऐसा क्यों करेगा प्रेसिडेंट, विद होल्ड क्यों करेगा? देखो ये 2 केसेस में होता है। एक तो प्राइवेट मेंबर का जो बिल होता है उसके रिस्पेक्ट में, कि भाई प्राइवेट मेंबर का बिल अगर मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उस केस में अगर बोला गया है, तो वहां पे प्रेसिडेंट अपना जो असेंट है, अपनी जो परमिशन है उसको होल्ड कर लेते हैं। या फिर दूसरा केस तब होता है, कोई गवर्नमेंट बिल के केस में तब होता है जब कैबिनेट रिजाइन कर देती है, तो वहां पे एब्सोल्यूट वीटो जो है वो जनरली प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है। इसका मतलब कि कोई भी बिल जो पास किया जा रहा है लेजिस्लेचर के द्वारा, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर अपनी परमिशन नहीं दी, उसे होल्ड कर लिया। देन कम टू क्वालिफाइड वीटो। गाइस क्वालिफाइड वीटो जो होती है वो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब क्वालिफाइड वीटो होती क्या है? क्वालिफाइड वीटो का मतलब ये है कि कैन बी ओवररिडन बाय द लेजिस्लेचर विद अ हायर मेजोरिटी। देखो क्वालिफाइड वीटो ये होती है कि सपोज कोई बिल पास किया, प्रेसिडेंट ने उसे विदहोल्ड कर लिया, अब उसके बाद में लेजिस्लेचर ने क्या किया, ज्यादा मेजोरिटी से, हायर मेजोरिटी से उसे बिल को वापस पास किया, सो दैट ओवरराइड्स द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। समझ रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट को ये बिल पास ही करना पड़ेगा, क्योंकि हायर मेजोरिटी से लेजिस्लेचर ने उस बिल को पास किया है। तो ऐसी कोई पावर इंडियन प्रेसिडेंट के पास में नहीं है। सस्पेंशन, जो सस्पेंसिव वीटो है वो है इंडियन प्रेसिडेंट के पास में। सस्पेंसिव जो वीटो है उसका मतलब ये होता है कि जो प्रेसिडेंट की पावर है टू रिटर्न द बिल of parliament for reconsideration, but his veto can be overridden by the passage of the bill by parliament। मतलब कि देखो इन सिंपल टर्म्स अगर हम समझें कि प्रेसिडेंट ने कोई बिल है वो वापस भेज दिया है, वो रिटर्न कर दिया है रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को, कि भाई ये बिल जो है इसे रिकंसिडर करो। अब रिकंसिडरेशन के बाद में अगर पार्लियामेंट उस बिल को उसी कंडीशन के अंदर वापस भेज देती है, या फिर रिकंसिडर करके उसके अंदर थोड़ा चेंज करके, या बिना किसी चेंज के वैसे भेज देती है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है ही हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल। तो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट है उसे कोई हायर मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से, जो एक नॉर्मल मेजोरिटी से ही जो बिल पहले पास किया गया था वो रिकंसिडरेशन के बाद में भी उसी मेजोरिटी से पास किया गया है, तब भी प्रेसिडेंट को अपना अप्रूवल उसके ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हायर मेजोरिटी की बात नहीं हो रही है। और ये जो सस्पेंसिव वीटो है ये मनी बिल के केस में अप्लाई नहीं करती है, क्योंकि मनी बिल के केस को तो रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न ही नहीं किया जा सकता। देन कम टू पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होती है कि जो लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है और उस बिल के ऊपर कोई एक्शन, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है टेकिंग की, ये इट्स टेकिंग नो एक्शन। ठीक है, सही कर लेना आप इसे, टेकिंग नो एक्शन है यहाँ पे।
तो क्या है कि अगर सपोज लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया है और उस बिल के ऊपर प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा, ना तो उसे मतलब रिटर्न कर रहा है, ना ही उसे असेंट प्रोवाइड कर रहा है, एंड मतलब वो ऐसे ही जस्ट पड़ा हुआ बिल है, उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो उसे बोला जाता है पॉकेट वीटो। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ऐसे कंपल्शन नहीं है कि प्रेसिडेंट को इतने टाइम के अंदर उस बिल के ऊपर कोई एक्शन लेना होगा। दिस इज एन इनफाइनाइट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट की इनफाइनाइट पावर है, वो बिल चाहे तो वो इनफाइनाइट टाइम तक उसे पेंडिंग रख सकता है। बट इन कॉन्ट्रास्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है, उनके यहाँ पे कंपल्शन है अमेरिका में कि वहां पे उनको जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसे 10 डेज के अंदर अंदर, विद इन 10 डेज उस बिल के ऊपर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो इंडियन प्रेसिडेंट है उनकी पॉकेट जो है वो काफी बड़ी है अमेरिकन प्रेसिडेंट से। क्यों? वो उसका मतलब यही है कि इंडियन जो प्रेसिडेंट है उसकी जो पॉकेट वीटो है, विच मीन्स वो बिल को इनडिफाइनाइट टाइम तक पेंडिंग रख सकते हैं, अमेरिका वाले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो नहीं रख सकते। सो दिस इज अबाउट द, हमने वीटो पावर्स देख ली। पार्डनिंग पावर्स देखते हैं। देखो आर्टिकल 72 इसके साथ में डील करता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच आर्टिकल्स डील विद द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और आपको 4-5 आर्टिकल्स दे रखे होते हैं ऑप्शन में। तो आर्टिकल 72 जो है दैट डील्स विद द पावर ऑफ, आर्टिकल 72 जो है दैट डील्स विद द पावर ऑफ, ये आपका दैट डील्स विद द पार्डनिंग पावर। दिस पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर। क्यों एग्जीक्यूटिव पावर है? मैंने बताया था कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं के कहने पर ही, उन्हीं की रिकमेंडेशन पर ही एग्जीक्यूट की जाती है, बट की प्रेसिडेंट के द्वारा जाती है। ठीक है, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी एंड इट इज एन एग्जीक्यूटिव पावर। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट डज नॉट सिट एज अ कोर्ट ऑफ अपील। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट ऑफ अपील की तरह नहीं बैठते हैं। ठीक है, अब हम जो पार्डनिंग पावर है उसे एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पार्डनिंग पावर, देखो ये पार्डनिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार इसमें से यूपीएससी और एसपीएससी, मतलब जो स्टेट पीएससीज हैं, आरपीएससी वगैरह, इनके अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग है। इसकी जो टर्म्स है ना, आप उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो पार्डन का मतलब क्या होता है, आपने कई बार इंग्लिश में ये वर्ड सुना होगा। हम जैसे किसी से सॉरी बोलते हैं तो कहते हैं आई बैग योर पार्डन, मतलब मुझे क्षमा कर दो, है ना। तो यानी कि आपने उसको माफ कर दिया, हर हर तरीके से, जो भी उसने गलती की सारी गलती के लिए माफ कर दिया, तो वही पार्डन है। पार्डन का मतलब ये है कि कंप्लीटली एब्सॉल्व कर देना कन्विक्ट को, कंप्लीटली एब्सॉल्व कर देना, मतलब कि उसके ऊपर कोई सेंटेंस और जो कन्विक्शन है उस दोनों से ही उसको रिमूव कर देना, बिल्कुल मुक्त कर देना, बिल्कुल उसको फ्री कर देना, तो वो है पार्डनिंग। देन कम टू कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि कोई पनिशमेंट थी जो कि बहुत ही मतलब बड़ी थी, और उसके बाद में उसकी उसी पनिशमेंट को थोड़ा सा लाइट कर दिया। जैसे कि कम्यूटेशन का मतलब, जनरली ये कम्यूटेशन जो पार्डनिंग पावर है वो डेथ सेंटेंस के अंदर यूज की जाती है, कि जैसे किसी सपोज कोई इनमेट है, उसे डेथ सेंटेंस दी गई है, तो डेथ सेंटेंस जो है उसे कम्यूट करके रिगरस इम्प्रिजनमेंट में कर दिया गया है। मतलब कि डेथ सेंटेंस थी, उसके बाद में उसे सपोज डेथ सेंटेंस से कम करके उसे आजीवन कारावास जो कहते हैं, कि वो एक लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, वो दे दिया, या फिर एक बहुत ही कड़ी, काफी रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दिया, बट डेथ सेंटेंस को थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा लाइट कर दिया, लाइटर फॉर्म प्रोवाइड करवाना, उसे बोला जाता है कम्यूटेशन। देन कैन कम टू द रेमिशन। रेमिशन क्या होता है? किसी सेंटेंस के पीरियड को रिड्यूस कर देना, उसके कैरेक्टर को चेंज किए बिना। देखो कम्यूटेशन में तो कैरेक्टर चेंज हो गया था, जैसे कि डेथ सेंटेंस थी, डेथ सेंटेंस की जगह आपने रिगरस इंप्रिजनमेंट दे दिया, तो यानी कि उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। पहले डेथ सेंटेंस थी जहां पे डेथ हो रही थी, अब क्या है, अब वो सेंटेंस दूसरी है कि यहाँ पे सिर्फ इंप्रिजनमेंट है, पर वो इतने सालों का है। रेमिशन के अंदर क्या है कि आपने यहाँ पे सेंटेंस का जो भी सजा है उसका आपने कैरेक्टर चेंज नहीं किया, यानी कि वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी, आपने उसके अंदर 2 साल की छूट दे दी, या फिर 4 साल। सपोज किसी बंदे को 14 साल की सजा हुई है, 14 ईयर्स की उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो उस केस में आपने बोल दिया कि भाई ठीक है, अब 14 साल की सजा में से प्रेसिडेंट ने उसकी सजा में से ड्यू टू हिज गुड कैरेक्टर, और बहुत सारे मतलब इसके अंदर वो होते हैं रीजंस जिस वजह से मतलब कि वापस किया जाता है, तो
सपोज प्रेसिडेंट ने उसमें से 4 इयर्स वेव ऑफ कर दिए कि चलो 4 इयर्स जो है उसको थोड़ा लाइट कर दिया जाए, तो अब वो 14 साल की जगह 10 साल की सजा हो गई। तो इसे बोला जाता है रेमिशन, यानी कि जो सेंटेंस है, जो सजा है, उसके कैरेक्टर में चेंज नहीं किया गया। पहले भी वो इम्प्रिजनमेंट ही था, पहले भी वो इम्प्रिजनमेंट इतने ईयर्स का था, अब उसमें से कुछ ईयर्स कम कर दिए गए हैं। देन कम टू रिस्पाइट। फोर्थ पार्डनिंग पावर इज रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब है कि ये जनरली उन्हें मतलब कि इस टाइप की जो ये पार्डनिंग पावर है, ये उन्हें दी जाती है जिनके साथ में कोई स्पेशल फैक्ट हो, कि जैसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी बंदे को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी, या फिर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, वुमेन ऑफेंडर जो कि प्रेग्नेंट है, तो उस केस में आपने एक लेसर सेंटेंस प्रोवाइड करवाई है, प्रेसिडेंट ने थोड़ी सी सजा कम कर दी, तो उसे रिस्पाइट बोला जाता है। ठीक है। अगर किसी स्पेशल फैक्ट, किसी फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से या फिर वुमेन की प्रेगनेंसी की वजह से अगर जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसे थोड़ा कम कर दिया जाता है या लेसर सेंटेंस प्रोवाइड करवाई जाती है, तो उसे बोला जाता है रिस्पाइट पार्डनिंग पावर। देन कम टू रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है स्टे और एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस। मतलब डेथ सेंटेंस मिली थी, अब डेथ सेंटेंस के ऊपर एक टेम्पररी पीरियड के लिए, एक थोड़े से टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए उसके ऊपर स्टे ला दिया। अपन होता है ना कि कई बार कोई मतलब कि कई चीजों के ऊपर स्टे ला दिया जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कि भाई अब ये एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसे रोक देना, तो वो होता है रिप्राइव। तो अब यहाँ पे मतलब जो कंफ्यूजन है वो किस में क्रिएट होता है इन पार्डनिंग पावर्स में, रेमिशन, रिस्पाइट और रिप्राइव कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, रेमिशन का मतलब है कि आपने जो पीरियड है उसकी सेंटेंस जो कैरेक्टर है उसके अंदर चेंज नहीं किया है, यानी कि जैसे अगर 10 साल की सजा थी तो आपने उसे 14 साल की सजा थी तो आपने उसमें से 4 साल वेव कर दी तो 10 साल की सजा हो गई। रिस्पाइट में क्या होता है कि कोई स्पेशल ऐसा कैरेक्टर, कोई स्पेशल ऐसा फैक्ट कि सपोज या तो वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उस वजह से अगर आपने सजा कम की है तो वो है रिस्पाइट पार्डनिंग पावर। रिप्राइव का मतलब है डेथ सेंटेंस के ऊपर, स्पेशली डेथ सेंटेंस के लिए होता है, डेथ सेंटेंस के ऊपर स्टे ले आना, उसे टेम्परेरी टाइम के लिए रोक देना। तो गाइज आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हम ऑलरेडी थोड़ी सी डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 123 के अंदर आती है। इट्स इसका जो नेचर है वो टेम्परेरी लॉ का है, एंड इट इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। पैरेलल पावर का मतलब ये है कि जैसे पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में जैसे लॉ बनते हैं, वो पैरेलल पावर उसकी तरह नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो उसकी तरह मतलब कि इसे नहीं वो कर सकता, तो इट इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन। अब इसमें क्या होता है कि अगर सपोज पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, केवल उस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ही कोई लॉ बनाना बहुत ही कंपलसरी है, तो उस केस में ही इसे यूज किया जा सकता है। सो इट डील्स विद द अनफोर्सीन एंड अर्जेंट मैटर्स, जो बहुत ही अर्जेंट मैटर्स हैं, केवल उसी इश्यूज के साथ में ही ये डील करता है। अब पार्डनिंग अब जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसकी भी 4 लिमिटेशंस हैं। ऐसे ही नहीं है कि, वरना तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगा कि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू ही लेजिस्लेट करने लग जाएंगे। सो इसकी 4 लिमिटेशंस हैं। देखो क्या लिमिटेशंस हैं। पहली तो ये कि ऑर्डिनेंस केवल तभी इशू की जा सकती है, ऑर्डिनेंस को हिंदी में अध्यादेश भी बोलते हैं, ऑर्डिनेंस तभी इशू की जा सकती है जब दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के वो सेशन के अंदर ना हो। क्योंकि अगर एक हाउस भी प्रेजेंट, सपोज अगर सेशन में लोकसभा भी है, एक हाउस भी अगर प्रेजेंट है, तो भी बिल तो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिल पास होने के लिए तो दोनों हाउसेस का एसेंट की जरूरत होती है। दोनों हाउसेस से जो मेजोरिटी के अंदर जो है वो बिल पास होना चाहिए, तभी जाकर के एक्ट बनता है। तो इसलिए अगर दोनों हाउसेस सेशन के अंदर नहीं है, या आइदर ऑफ द टू हाउसेस, या दोनों में से कोई एक भी हाउस अगर नहीं है, तो उस केस में भी मतलब कि तो केवल उसी केस के अंदर ऑर्डिनेंस जो है उसके थ्रू लॉ बनाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस पावर यूज की जा सकती है। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है ऑर्डिनेंस को इशू करने का, वो कोर्ट में केवल एक ही ग्राउंड के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है, और वो ग्राउंड क्या है, वो ये है कि प्रेसिडेंट ने डेलिबरेटली हाउस को प्रोरोग कर दिया। मैंने बताया था प्रोरोगेशन क्या होता है, हाउस को जो सेशन होता है उसे एंड करने को प्रोरोगेशन बोलते हैं। तो जो पार्लियामेंट का जो सेशन है उसे
समन करना और उसे प्रोरोक करना, ये दोनों ही प्रेसिडेंट करता है। तो यानी कि प्रेसिडेंट के हाथ में है एक्चुअली में। तो प्रेसिडेंट इसे समन करते हैं और प्रेसिडेंट ही प्रोरोक करते हैं। हालांकि करते वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर ही हैं, बट एक्चुअली में करते प्रेसिडेंट है। तो यहां पे ये चीज आ सकती है कि भाई अगर प्रेसिडेंट ने डेलिबरेटली हाउस को प्रोरोक कर दिया है, तो उस केस में ही उसी ग्राउंड पर ही केवल कोर्ट में आप इशू मतलब जो ऑर्डिनेंस के इशू है उसके ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर सकते। थर्ड थिंग इज, जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो को एक्सटेंसिव है एज रिगार्ड टू ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन। मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट की तरह किसी भी मैटर के ऊपर लॉ बना सकता है। जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू किसी भी मैटर के ऊपर लॉ बनाया जा सकता है, को एक्सटेंसिव है। किसी भी मैटर के ऊपर लॉ बनाया जा सकता है। कौन से मैटर, जो कि जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट 3 लिस्ट होती हैं, तो यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है ना। तो जिन लिस्ट के ऊपर, जिन मैटर्स के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, उन सभी मैटर्स के ऊपर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के थ्रू भी लॉ बन सकता है। एक्सेप्ट ड्यूरेशन क्यों लिखा है? क्योंकि ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन की भाई जो ऑर्डिनेंस की जो ड्यूरेशन है वो कितनी रहती है? 6 वीक्स टू 6 मंथ। 6 वीक्स आफ्टर द रीअसेंबली ऑफ द जो हाउस है, जब पार्लियामेंट का सेशन वापस होता है और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं वो रीअसेंबल होते हैं, उनके रीअसेंबली के 6 वीक्स के अंदर अंदर ही उस ऑर्डिनेंस को पास होना होता है। और मैक्सिमम कितना टाइम हो सकता है? 6 मंथ, जो कि 2 सेशंस के बीच का टाइम है। तो यहां तक क्लियर है। अब इट मस्ट बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज व्हेन इट रीअसेंबल्स, यही हमने बात की। एंड इफ द पार्लियामेंट टेक्स नो एक्शन, अगर कोई एक्शन ना ले तो 6 हफ्ते के बाद में, 6 वीक्स के बाद में जो ऑर्डिनेंस है दैट सीज टू ऑपरेट, वो ऑपरेट होना बंद हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट गाइस। मैंने इस वीडियो के थ्रू ऑलमोस्ट प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारे एरियाज को टच किया है, और आरएएस और आईएएस के हिसाब से या स्टेट पीएससीज के हिसाब से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की हुई हैं। बट स्टिल अगर आप लोअर लेवल एग्जामिनेशंस दे रहे हो आरपीएससी के या और किसी स्टेट पीएससीज के, देन आई वुड सजेस्ट कि आप जो आर्टिकल्स हैं उन्हें थोड़ा सा अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल्स के जो नंबर्स होते हैं कि 72 आर्टिकल है वो पार्डनिंग का है, तो वैसे ही और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो आप देख लीजिएगा कि प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं वो कौन सा आर्टिकल किस चीज़ से रिलेट करता है, क्योंकि काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं लोअर लेवल एग्जामिनेशंस के अंदर, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। सो दिस इज it about the president, guys. If you like this video, then please do share it with your friends, because I want that most of the students will get benefited from it. Thank you so much. I'll see you in my next video. Stay connected. Bye.